स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पीछे वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भारतीय जो अमेरिका है उसके वर्चस्व के बारे में, कि पूरे विश्व के अंदर अमेरिका का वर्चस्व किस तरीके से फैला हुआ है, कि उसकी सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है जिसकी वजह से उसका इतना पूरे विश्व के अंदर अपना एक दबदबा है। और उसके अलावा और कौन सी बातें हैं वो आज हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में, यानी कि हमने पीछे जो पढ़ा था उसकी सैनिक शक्ति के बारे में पढ़ा था कि जिसकी वजह से वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर सैनिक शक्ति उसके पास है, जिसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर उसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व है। वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में, वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले से बहुत अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। इस समझ की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए रखे और उनको बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और अच्छा हो। साथ ही जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्था को हर साल में बनाए रखे। दबदबा वाला देश ऐसा अपने फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उनके कुछ अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। दूसरी प्रतियोगिता देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फ़ायदा उठाती हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ता। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करने के में इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है। और सार्वजनिक वस्तुओं से आशय ऐसी चीज़ों से है जिसका उपभोग मीन्स उसको यूज़ करना। कोई एक ऐसा व्यक्ति करे तो दूसरों को उपलब्धि इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी ना आए। यानी कि अगर उपभोग का मीन्स यूज़ करने वाली ऐसी चीज़ों से मतलब है कि अगर एक मनुष्य उस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो दूसरे मनुष्यों के लिए वो चीज़ कम ना पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ वायु, सड़क सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तुओं का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना के ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आवाजाही को सुनिश्चित करता है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन नौसेना का जोर घट गया। अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसका उपस्थित दुनिया में लगभग सभी महासागरों में है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का एक और उदाहरण है इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब का संसार आभासी संसार साकार होता दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का ही परिणाम है, कि इंटरनेट की जो खोज है वो अमेरिका के अनुसंधान केंद्रों के द्वारा ही खोज की गई है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। अब आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इसमें भी अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हर क्षेत्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हल्के में मौजूद है। विश्व में अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% की जिम्मेदारी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोप संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लेता है तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की 15% की जिम्मेदारी है। विश्व में की अर्थव्यवस्था को एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कोई भी अमेरिकी कंपनी अग्रणी कंपनियों में से एक ना हो। यानी कि विश्व के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसके अंदर अमेरिका की कंपनी का नाम सबसे आगे ना हो। ध्यान रहे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रबलता उसकी ढांचागत यानी उनकी वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक खास शकल ढांचे में डालने की ताकत जुड़ी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन वुड प्रणाली कायम हुई। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन की अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। अमेरिकी की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA यानी कि मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक डिग्री है। यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है। व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशलता पर निर्भर है और इस कौशलता को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वॉन्टाइन स्कूल के नाम से पहला बिजनेस स्कूल खोला गया था। इसकी स्थापना 1881 में हुई।
एमबीए की शुरुआत पाठ्यक्रम 1900 से आरंभ हो गई थी। अमेरिका से बाहर एमबीए के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में जाकर हुई। यानी कि 1900 के अंदर 1881 के अंदर अमेरिका के अंदर बिजनेस स्कूल बन चुके थे और 1900 में उसको लागू कर दिया गया था। वहाँ पे बिजनेस स्कूलों के अंदर स्टडी शुरू हो गई थी और अन्य देशों के अंदर 1950 में जाकर ये बिजनेस स्कूल जो हैं शुरू हुए थे, वहाँ की पे जो है स्टडी शुरू हुई थी। आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं होगा जहाँ पे एमबीए एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल ना हो। इस बात से हमें एक दक्षिण अफ्रीका दोस्त यानी कि जाबू की याद आती है और ढांचागत वर्चस्व को ध्यान में रखते हैं और यह बात स्पष्ट होती है कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रहे थे कि वह पेंटिंग की बजाय एमबीए की डिग्री को ले, क्योंकि जाबू के जो पिता थे वो चाहते थे कि वो पेंटिंग में इंटरेस्ट ना लेकर उनका जो खानदानी जो बिजनेस है, उनका जो व्यवसाय है वो उसको संभाले एमबीए की डिग्री करके। तो इससे हमें पता चलता है कि अमेरिका जो है यानी कि हर मामले में, हर फील्ड में जो है अन्य देशों से सबसे ज़्यादा एडवांस देश है। वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में, यानी कि अमेरिका का सांस्कृतिक रूप से वर्चस्व कितना है, दुनिया के ऊपर कितना प्रभाव उसका देखने को मिलता है। यानी कि लोग अमेरिका के खाने की, उनके पहनने की, उनके वेस्टर्न कल्चर, यानी कि अन्य जो कंट्री है वो उसकी किस तरीके से कॉपी करती है। अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना भूल होगी। हमें अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में विचार करना चाहिए। वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है। यह वर्चस्व का आशय है कि सामाजिक और राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा, कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वाले देशों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगें जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। इससे प्रभुत्वशाली की बढ़त और वर्चस्व कायम होता है। विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व के इस अर्थ को लागू करें तो स्पष्ट होगा कि प्रभुत्वशाली देश से सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, वह अपने प्रतिद्वंदी और अपने कमजोर देशों के व्यवहार, बर्ताव और अपने मन माफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े संसाधनों को भी इस्तेमाल करता है। कमजोर देशों के व्यवहार, बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उसे सबसे ताकतवर देश का हित साधन हो, उसका प्राबल्य बना रहे। इस तरह प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और रजामंदी दोनों ही तरीकों से काम लेता है। अक्सर रजामंदी का तरीका जोर जबरदस्ती से कहीं ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों के अंदर जोर जबरदस्ती के तरीके नहीं अपनाए जाते, वहाँ पे अपनी रजामंदी से सभी कार्यों को किया जाता है। आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते पे ही नहीं, बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन सच ये है कि आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलताओं के बारे में जो धारणाएं पूरे विश्व में प्रचलित हैं, दुनिया के अधिकांश लोगों और समाजों के जो सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका के प्रचलित व्यवहार बर्ताव से ही प्रतिबिंबित है। अमेरिका सांस्कृतिक बड़ी लुभावनी है, संस्कृति जो बड़ी लुभावनी है, इसी के कारण सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती हैं, समय गुजरने के साथ हम इसके इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हम अब इतना ही सहज मान पाते हैं कि आसपास में पेड़, पक्षी या नदी हो। आपको ओद्रोई और उसकी कूल जींस की याद होगी। ओद्रोई के माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे तो उनकी पीढ़ी में नीली जींस आज़ादी का परम प्रतीक हुआ करती थी। युवक युवती अक्सर साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटक से नीली जींस खरीदने पर खर्च कर देते थे। ऐसा चाहे जैसा भी हुआ हो, लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी। एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैनिक अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मारी। सोवियत संघ की केंद्रीय और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल था। लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के
दायरे में हासिल की और सोवियत संघ में नीली जीन्स के लिए दीवानगी इस बात को साफ साफ जाहिर करती है कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में 2 पीढ़ियों के बीच में दूरियां पैदा करने में कामयाब रहा। यानी कि अमेरिका के अंदर जो है सोवियत संघ के अंदर जब नीली जीन्स को एक आज़ादी का प्रतीक माना जाता था, तो वहाँ पे जो द्रोही जो हमने जब इस चैप्टर के अंदर शुरुआत में पढ़ा था, द्रोही के जब माता पिता नीली जीन्स पहनते थे तो वो आज़ाद महसूस करते थे, और जो कि उन्होंने सोवियत संघ के अंदर आज़ादी में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातों को फील किया था जिससे वो पूरे साल की अपनी जो मेहनत से वो जो कमाई करते थे, अपनी जो सैलरी को इकट्ठा करके चोर बाज़ार में जाकर पर्यटक मीन्स बाहर से आने वाले जो लोग थे उनसे नीली जीन्स खरीदते थे, यानी कि अपने आप को आज़ाद महसूस करते थे। इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि अमेरिका का जो कल्चर है, अमेरिका की जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा लुभावनी है। लोग अमेरिका के कल्चर की कॉपी करते हैं, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खाने पीने, वहाँ के कपड़ों की जिसकी वजह से अमेरिका का वर्चस्व आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सैन्य रूप से पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है। आगे का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीड करेंगे कि अमेरिका के रास्ते में कौन कौन सी जो बातें हैं वो के रास्ते में आती हैं और वो अमेरिका के भारत के साथ किस तरीके के संबंध है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो आपने इस चैप्टर के बहुत सुंदर और क्लियर नोट्स आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर तैयार करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।